क्या आपने एक ऐसे झील की कहानी सुनी है जो दिन में एकदम आम लगती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन रात होते ही इसका रंग बदल जाता है और कुछ डरावना दिखने लगता है उसके अंदर। आज की कहानी एक ऐसे ही डरावनी झील के बारे में है। ये झील रात में बहुत ज्यादा डरावनी दिखने लगती है। यहाँ पर धुंध बहुत गहरी हो जाती है और इस झील के किनारे में एक नाव आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये नाव सीधी नहीं बल्कि डूबी हुई होती है और उसके नीचे से आती है एक आवाज, एक बहुत डरावनी आवाज। और ऐसा माना जाता है कि जब जब उस झील के अंदर से वो चिल्लाने की आवाज आती है, वो डरावनी आवाज आती है, गांव वाले अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये जो आवाज है ये किसी ऐसे की है जो बहुत समय से सुकून से सोया नहीं है। ये कहानी है भवानी खेड़ा नाम के एक छोटे से गाँव की। उसमें रहती थी सरस्वती नाम की एक औरत। अब ये जो सरस्वती थी ना, इसको लोग प्यार से सुरु बोलते थे और चाहे गाँव में कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, ये सबकी मदद करती थी। बेसिकली दिल की ये काफी अच्छी थी। जैसे मैंने बताया, इसको प्यार से सुरु बोलते थे और ये जो सुरु थी ना, इसको बच्चों से बहुत प्यार था। ज्यादातर टाइम अपना ये बच्चों के साथ ही बिताती थी और बच्चों से इतना ज्यादा लगाव होने का एक और रीजन था, और वो रीजन था कि सुरु कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और ये चीज उसको अंदर से बहुत खाती थी। और इसका रीजन ये नहीं था कि उसके अंदर कोई दिक्कत थी, इसका रीजन ये था कि उसके पति की मौत शादी के बाद ही हो गई थी और अब लगभग 5 साल हो चुके थे उसके पति को मरे हुए। उसके बाद इस कहानी में एक ऐसे कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसकी वजह से इस कहानी में एक बहुत ही डरावना ट्विस्ट आता है। कुछ दिनों के बाद इस गाँव में एक रघु नाम का लड़का आता है। एक लड़का जो कहता है कि वो अपनी दुकान खोलेगा और वो इसी गाँव में रहने लगता है। वो दिखने में काफी गोरा, चिट्टा और सुंदर था। उसके बात करने का तरीका भी काफी अट्रैक्टिव था। एक बार उससे कोई बात कर ले तो उसके पास रुक जाए, जिसकी वजह से उसकी दुकान काफी अच्छे चलने लगी थी। अब उसकी दुकान में जरूरत की सारी ही चीजें थी, लेकिन दुकान में वो कुछ ऐसी चीजें रखता था जिससे बच्चे भी बहुत खुश रहते थे, यानी खिलौने। अक्सर बच्चे यहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े रहते थे और अपने माँ बाप को लेकर आते थे और खिलौने खरीदते थे। धीरे धीरे इस रघु पर गाँव वालों का पूरा ट्रस्ट हो गया और कई बार माँ बाप अपने बच्चों को अकेले भी भेज देते थे कि जाओ तुम जो खरीदना है खरीद के ले आओ, कोई भी खिलौना या फिर टॉफी खरीद के ले आओ। लेकिन गाइस, यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि रघु एक नॉर्मल इंसान नहीं था, उसका एक गिरोह था। एक गिरोह जो गांव से बच्चे गायब करके शहर में सप्लाई करता था और वहां होता था दरिंदगी का असली खेल शुरू। ये खेल इतना डरावना है कि आगे की कहानी हो सकता है आपके रूह को कपा दे। इसलिए इससे आगे आप तभी देख पाओगे अगर आप हॉरर फैन हो, हॉरर स्टोरी सुनना अगर आपको पसंद है। और अगर आपको पसंद है तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जो रघु था ना, ये दिखने में बहुत सीधा साधा था, लेकिन गांव से ये बच्चों को चुराने लगा था और ये इतना गिरा हुआ था कि ये कब्र खोद के भी बच्चों को निकालता था और बेचता था और जिंदा बच्चों को भी गायब करके बेचता था। अब उन बच्चों के साथ क्या होता है वो तो मैं आगे कहानी में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप बहुत ज्यादा डर जाओगे। लेकिन फिलहाल अभी कहानी पे वापस आते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एक रात का वक्त था और एक घर में माँ बाप और उनका छोटा बच्चा जिसने कल ही जन्म लिया था, वो बड़े ही चैन से सो रहे थे। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि गेट खुले रहते हैं, तो रघु उस गेट के अंदर घुसता है, बच्चे को उठाता है, गेट को आराम से लॉक करता है और बच्चे को लेकर भागने लगता है। जब वो भाग रहा था तो इसी गांव के लेक यानी झील के पास एक नाव उसका वेट कर रही थी, जहां पर उसके साथी थे और वहां पर जाकर उसको ये बच्चा देना था। लेकिन जब वो उस घर से बच्चे को चुराते हुए निकल रहा था, तब सुरु ने यानी सरस्वती ने देख लिया और वो चिल्लाने लगी। उसका पीछा करते करते सरस्वती काफी आगे आ चुकी थी, इसलिए उसकी आवाज गांव तक पहुंच नहीं रही थी। रघु बहुत तेजी से भाग रहा था और जब उसने देखा कि सरस्वती उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उसने सरस्वती को एक ऑप्शन दिया। उसने बोला कि मेरे जितना भी धंधा होता है मैं उसका कुछ परसेंटेज तुझे दे दूंगा। लेकिन सरस्वती बोलती है जो गलत है वो गलत है, तुम किसी बच्चे को क्यों बेच रहे हो। और ये सब बातें तब चल रही थी जब सरस्वती और रघु लेक के यानी उस झील के पास पहुंच चुके थे, वो झील जहां पर वो नाव खड़ी थी। रघु के दोस्त भी ये सुन रहे थे और ऐसे में रघु के दोस्त बोलते हैं कि तुझे हमारा बिजनेस समझ में नहीं आएगा, हमारे बिजनेस में बहुत पैसा है। सरस्वती ने बोला कि तुम करते क्या हो इस बच्चों का, किसी जरूरतमंद को देते हो क्या। ऐसे में रघु और रघु के दोस्त हंसने लगे। वो बोलते हैं हम किसी जरूरतमंद को नहीं देते हैं, हम इन बच्चों को बेचते हैं और इन बच्चों के जो ऑर्गन्स है ना, उनकी डीलिंग होती है। यानी किसी का आंख निकाल लिया जाता है, किसी का लिवर निकाल लिया जाता है और वो सारे ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं जो काम आ सकते हैं और इस बच्चे को मार के कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। लेकिन इसमें पैसा बहुत है, तुझे कितना चाहिए। सरस्वती इस चीज को सुनने के बाद गुस्से से आग बबूली हो जाती है और वो रघु को कस के थप्पड़ मारती है, उस बच्चे को छीन लेती है और भागने लगती है। इस चीज को देखकर रघु और उसके सारे ही दोस्त सुरु का पीछा करने लगते हैं, यानी सरस्वती का। उसको पकड़ के गिरा देते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उस बच्चे को छीनते हैं और सरस्वती का गला काटकर उसी झील के अंदर फेंक देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सरस्वती मर रही थी तब वो बहुत तेज से चिल्ला रही थी, लेकिन इस आवाज को सुनकर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। हो सकता है शायद ये आवाज गाँव तक गई ही ना हो, या फिर किसी के पास अगर गई भी होगी तो कोई डर से नहीं आया होगा क्योंकि ये गुंडे थे। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में एक ट्विस्ट।
सरस्वती को मारने के बाद जब वो अपनी बोट लेकर जा रहे थे तो उस दिन तो वो चले गए। उसके बाद वो और ज्यादा बच्चों को चुराने लगे और कहा जाता है कि ठीक 1 हफ्ते के बाद सरस्वती वापस जिंदा होती है, लेकिन इंसानी रूप में नहीं, एक शैतान के रूप में। अब वो पानी में ही रहने लगती है और नेक्स्ट टाइम जब रघु और उसके दोस्त बच्चे लेकर भाग रहे थे तो वो उस बोट में बैठे सारे ही लड़कों को गले से काट देती है, उनका खून पीती है, उस बच्चे को उस लेक यानी उस झील के किनारे रखती है और उस नाव को डुबा देती है। और तब से जब जब सुबह होती है वो बोट गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो बोट वापस दिखती है। और गाँव वाले मानते हैं कि वो बोट इसलिए दिखती है क्योंकि वो एक सिंबल है, एक सिंबल कि इस गाँव से अगली बार किसी ने भी कोशिश की बच्चे चुराने की तो सरस्वती शैतान का रूप लेकर फिर से आएगी। अब गाइस इस कहानी को ना कॉलेज के कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और आपस में बात करते वक्त वो एक चैलेंज लगाते हैं, एक चैलेंज कि हम तीनों यहाँ पर जाएंगे और यहाँ की वीडियोस बनाएंगे और देखेंगे कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ऐसे में ये तीनों ललित, मीना और पिंटू उस गांव में आते हैं। उस गांव में वो अपनी मोबाइल और कैमरे को लेकर आते हैं, माइक वाइक लेके आते हैं, लाइट को लेकर आते हैं। लेकिन जिस दिन वो गाँव में रुकते हैं उस रात वो बोट नहीं दिख रही थी। ऐसे में वो गांव वाले से पूछने जाते हैं कि क्यों भैया, यहाँ की हमने एक कहानी पढ़ी है, यहाँ पे एक डरावनी बोट आती है जिसके अंदर खून भरा होता है, हमें तो नहीं दिख रही है। ऐसे में गांव वाले बोलते हैं कि वो बोट तभी दिखती है जब उस भूतनी को ऐसा लगता है कि जो गेस्ट आए हैं गाँव में उनसे गाँव वालों को खतरा है। ऐसे में ललित, मीनू और पिंटू ये तीनों ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये फिर कैसे देखेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ गलत काम तो करने आए नहीं है, ऐसे में तो ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। ऐसे में ना ललित का एक दोस्त था और उसका नाम था अभिषेक। अब वो काफी फनी इंसान था तो ललित अभिषेक को बुलाता है इस गांव में और अब टोटल 4 लोग हो जाते हैं। गांव में ये चारों लोग लगभग 3 दिन से रह रहे थे और इन तीनों दिनों में उन्हें अभी तक वो बोट नहीं दिखी थी। रोज शाम को आके वो झील के पास खड़े होते थे, लेकिन उन्हें कोई डरावना माहौल ही फील नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये फट्टू सी स्टोरी है, बस कुछ भी बोलते हैं लोग। गांव की दुकान पर चारों बैठ के चाय पी रहे होते हैं और अभिषेक के सामने से एक लड़की गुजरती है। उसको वो लड़की काफी पसंद आती है, वो उसे प्रपोज करता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। ऐसे में अभिषेक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने बाकी तीनों दोस्तों को ये बात बताता नहीं है, लेकिन वो ये प्लान बताता है कि वो उस लड़की से बदला लेगा। लगभग 5 दिन हो चुके थे और उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने चले जाते हैं और जब चारों लोग सो जाते हैं तो अभिषेक ये देखने के बाद कि बाकी के तीनों सो गए हैं उठता है रूम से और उस लड़की के घर की तरफ जाता है। उस लड़की का घर खोलता है और उससे तेज तेज आवाज में बात करने लगता है कि तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं हूँ, मैं तो स्मार्ट दिखता हूँ, मेरे पास पैसा भी है। वो लड़की से बदतमीजी करने लगता है। ऐसे में वो लड़की चिल्लाकर झील की तरफ भागती है, क्योंकि गांव वाले ऐसा मानते थे कि जब भी उनको डर लगे वो झील की तरफ भागे। उस लड़की की आवाज सुनकर ललित, मीना और पिंटू ये तीनों भी जग जाते हैं और जब वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनका दूसरा दोस्त यानी अभिषेक उस लड़की का पीछा करते हुए झील की तरफ जा रहा है। और उसके बाद उनको कुछ ऐसा डरावना दिखता है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो लड़की झील के किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है और अभिषेक आकर उसे चांटा मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभिषेक का हाथ मुड़कर टूट जाता है। उससे अभिषेक को इतना दर्द होता है कि अभिषेक कस के चिल्लाता है और वो जो सुंदर सी लड़की भाग कर आई थी उसके पीछे जो पानी था उसमें से एक बोट निकलकर ऊपर तैरने लगती है। वो बोट अभी तक उल्टी थी और अब वो सीधी हो जाती है और ये दृश्य वो बाकी तीनों दोस्त देख रहे हैं जो अभिषेक के साथ थे। उसके बाद वो बोट पूरा खून से भर जाता है और उसके ऊपर खड़ी होती है बिना सर की सरस्वती। सरस्वती की आवाज तो आ रही थी लेकिन उसका धड़ नहीं दिख रहा था और वो अभिषेक को एक वार्निंग देती है कि अभी तेरा हाथ तोड़ा है, अगर तूने इस गांव में किसी भी औरत के साथ दोबारा बदतमीजी की तो इस बोट में जो खून है उसमें तेरा खून भी होगा। अभिषेक डर जाता है और वो भागने लगता है। वो जब पीछे मुड़कर आता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त उसको देख रहे थे। वो उन सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा हाथ भी टूट गया है, मुझे अपने हाथ का इलाज भी कराना है। चारों लोग रातों रात अपनी कार में बैठते हैं और दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। सरस्वती वापस पानी के अंदर चली जाती है और वो लड़की अब सेफ थी। वैसे ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन ये कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि कई बार भूत सिर्फ डरावने नहीं बल्कि ऐसे भी होते हैं जो इंसाफ दिला सकें, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लेक है, ये जो डरावनी लेक है, क्या आप रात में इसके सामने जाना चाहोगे? क्या है आप में हिम्मत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं सरस्वती तो नहीं खड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।